रोशनियों के शहर कराची का ठाठे मारता समंदर गहरी होती शाम की हसीन मंजर को दोबाला कर रहा था। सड़कों पर अनगिनत गाड़ियां शाम होते ही अपनी तादाद दुगनी करते हुए हॉर्न और दूसरे बेहंगम शोर का इजाफा कर चुकी थीं। लाइंस एरिया की इमारतों के मुश्तरका मैदान में खेलते लड़के भी अब अंधेरा फैलते ही जोक दर जोक मैदान के मुख्तलिफ गेटों में से हंसते उछलते एक दूसरे के साथ छेड़छाड़ करते बाहर निकल रहे थे। जोई भी रोज़ के मामूल के मुताबिक बैल्कोनी की रेलिंग पर कोने टिकाए और निगाहें सामने मैदान में दर के नीचे रखे उस बेंच पर जमाए खड़ी थी। हल्के सवस रंग के जोड़े में रंगत साफ लग रही थी। घुंघराले बालों की ढीली सी पोनी बनाने के बायस अनगिनत बालों की लटें कानों के पास स्प्रिंगों की तरह झूल रही थीं। आंखों का हुजम बहुत दूर निगाह मरकूज करने की वजह से कदरे कम था। वो बहरा खूबसूरत सब्ज पत्थर जैसी आंखों वाला लड़का आज भी वहां सर झुकाए बैठा था। वो यूं ही बेसबब उस पर निगाहें मरकूज किए उसे देख रही थी, जब अचानक वक्त से कदमों की चाप पर चौंक कर पीछे मुड़ी और सुनैना के हाथ में पकड़े भाप उड़ाते चाय के कप को देखकर बेख्तियार मुस्कुरा दी। वो दूसरे हाथ में अपना चाय का कप थामे हुए थी। मौसम सरमा की आमद आमद थी और कराची की हवा में हल्की सी उनकी महसूस होने लगी थी। लो पियो, और मैंने शाम की चाय बनाई है, अब अब्बा की रात की तुम बनाओगी। सुनैना ने चाय का कप पकड़ाते साथ ही हुक्म जारी किया। उससे खोए से अंदाज में सुनैना के हाथ से चाय का कप पकड़ा और उसके अंदर से उठती भाप में धीरे से हाथ को दाएं बाएं घुमाया। धीरे धीरे मेरी जिंदगी में आना, धीरे धीरे मेरे दिल को चुराना। सुनैना चाय के कप को हाथ में थामे मदम से सुर में गुनगुनाती रेलिंग तक आ चुकी थी। भागोर सुनैना की तरफ देखा और फिर से कप की जानिब देखते हुए गोया हुई। सुनैना, तुम्हें पता है उसकी आंखें कैसी हैं? कप में से उठती भाप अब कम हो रही थी, जिस पर निगाहें मरकूज किए वो सुनैना से सवाल कर रही थी। उसके अचानक से किए गए सवाल पर सुनैना एकदम से गुनगुनाना छोड़कर उसकी तरफ मुतवज्जा हुई। किसकी आंखें? सुनैना ने हैरत से चेहरे को हल्का सा हम देते हुए पूछा। उसी की, अन्नू के दोस्त की। निगाहें झुकाए इंकशाफ किया। उस दिन के बाद वो बिला जवाब उस लड़की की पुरसरार शख्सियत में उलझ कर रह गई थी। उस लड़की की अजीब सी हरकत उसके जहन में तजस्सुस पैदा करती थी। इत्तेफाक ऐसा था, वो अक्सर कहीं न कहीं उसे नज़र आ ही जाया करता था और वो ना चाहते हुए भी उसको देखी जाती थी। एक अजीब सी कशिश थी जिस पर दिल और दिमाग एक साथ हमक उठते थे। वो कोई दिल फेंक या हसीन सूरत रखने वाले लड़कों पर मर मिटने वाली लड़की नहीं थी और ना ही अब की बार कुछ ऐसा था कि वो उस लड़की पर मर मिटती। बस कुछ था जो उसके ज़हन की डोरें उस लड़की की तरफ खींचती थीं। कैसी हैं उसकी आँखें? सुनैना ने उसके चुप हो जाने पर तजस्सुस से पूछा। जोई ने सामने हला में निगाहें जमाईं। अंधेरा फैल गया था और फ्लैटों की बत्तियां जगमगाने लगी थीं। उसकी आंखों की स्याह पुतलियों में कितनी ही रोशनियों का अक्स था। पेशानी पर गहरी सोच जैसी लकीरें और स्याह किनारों वाले लब एक दूसरे में पेवस्त थे। ऐसी आंखें जैसे कोई बरसों से न रोया हो और अपने रोने पर बंद बांध रखे हों। वो इसे लहजे में जवाब दिया। ये क्या बात हुई? सुनैना ने भन में इकट्ठी किए नासमझी जाहिर की। यही तो बात है। मैंने उसकी आंखों को बहुत गौर से देखा है। उसकी आंखों की पुतली पर एक तब्बेज तह जमी है, जैसे कोई परत हो, उदासी की परत, ऐसी परत जिसके पीछे बहुत से राज रहना हो। खोए हुए लहजे में वो मुसलसल बोल रही थी। चाय के कप के किनारों पर आहिस्ते से उंगली फेरते हुए गहरी सोच में डूबी वो सुनैना को शक में डाल रही थी। सुनैना ने शक की निगाहों से घूरा। जोई, तुम उसे सर पर क्यों सवार कर रही हो? मुझे अजीब सा वहम हो रहा है। सुनैना की आवाज़ में उसकी हालत को लेकर डर था। वो जोई से छोटी थी, मगर दोनों की गहरी दोस्ती थी। उसे जोई की उस लड़के में इतनी दिलचस्पी डरा रही थी, क्योंकि आज से पहले उससे जोई को कभी यूं किसी लड़के के बारे में इतनी गहराई में जाकर सोचते हुए नहीं देखा था। नहीं, सर पर सवार नहीं कर रही हूँ। मैं तो बस ये चाहती हूँ कि उस लड़के की आंखों की पुतली पर से उदासी की वो परत हट जाए। आहिस्ते से चाय का सिप लिए फिर से सामने वाली इमारत की जलती रोशनियों पर निगाह दिखाई। मैं उसको रोता देखना चाहती हूँ। अजीब सी ख्वाहिश का एहसास किया। फिर ने हैरत से कप लबों से हटाकर उसकी तरफ देखा। जब किसी को उदास देखो तो ख्वाहिश होती है उसे मुस्कुराते और हंसते देखें। तुम अजीब हो, उसे रोता देखना चाहती हो। सुनैना के लहजे में हैरत और तासुफ का मिला जुला अंसर था। हाँ, ऐसा ही है। मैं चाहती हूँ इतना रोए कि उसकी आंखों से वो बोझलपन और उदासी छुट जाए। जोई ने पुरसोच लहजे में अपने मकसद से आगाह किया। बात वाकई यही थी। वो सिर्फ उससे हमदर्दी महसूस कर रही थी। सुनैना ने अपने सर को तासुफ से नफ़ी में जंबिश दी और चाय का खून भरा। मुझे अजीब लगता है जब कोई इस उम्र में इतना उदास हो, जिंदगी से बेजार हो।
चाय का खून भरकर वो कमर रेलिंग से टिकाए चेहरे का रुख सुनैना की तरफ किया। कोई होगा उसे दुख भाई। और ये किस किताब में लिखा है कि उदासी और बेजारी इस उम्र में नहीं हो सकती? सुनैना ने उसकी बात की नफी की। इस उम्र में उदासी और बेजारी कुछ देर की होती है फिर छुट जाती है, लेकिन इसकी उदासी मुझे बरसों पर मुहित लगती है। जोई ने वसक से अपना मौकिफ पेश किया। तुम्हें कैसे पता बरसों की उदासी है? उसकी पथराई हुई आंखों से जोई ने फौरन जवाब दिया। और कब किया तुमने इतना गौर उस पर? सुनैना ने आंखों को सुखेड़ते हुए सवाल किया। कुछ दिन पहले सीढ़ियों में टकराया था, मदम सी मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया। जोई ने कभी उससे कोई बात नहीं छुपाई थी। सुनैना अब खोजती निगाहों से उसके चेहरे के तासुरात पढ़ने की कोशिश में थी। आज मैं हिना के साथ लाइब्रेरी गई थी। चाय के कप को लबों से हटाकर एक और इंकशाफ की तो उम्मीद बांधी। सुनैना ने भन में उचकाए सवाले निगाहों से देखा और कप को लबों से लगाया। मैं एक किताब लाई हूँ, ऐसे ही से अगली बात बताई। सीधे होकर निगाहें सुनैना की निगाहों में गाड़ी। कैसी किताब? सुनैना ने तजस्सुस से पूछा। गूंगे बहरे लोगों से इशारों में कैसे बात करते हैं वो सीखने के लिए। आवाज को हद दर्जा धीमा रखते हुए किताब के बारे में बताया। क्या? सुनैना चीख पड़ी थी। आंखें पूरी हैरत से खोले अपनी बड़ी बहन को देखा। क्या उससे उस लड़की से मोहब्बत हो गई थी? ओह जीसस, क्या करती फिर रही थी वो? सुनैना की आंखों में खौफ के साए थे। जोई, तुम पागल तो नहीं हो गई कहीं? मतलब तुम अब उस लड़के से बात करोगी? सुनैना ने दांत पीसते हुए पूछा। बाजू दबोचकर उसे एक झटका देकर अपने रूबरू किया। वो लड़खड़ा कर सीधी हुई, चाय का कप छलक गया। जोई, तुम उससे बात नहीं करोगी, समझी? क्यों बिला वजह उस लड़के को इतना खोज रही हो? हमारी तो अन्य लोगों से इतनी बातचीत भी नहीं है, और वो लड़का मुसलमान ही लगता है। खबरदार अगर तुमने कोई भी ऐसा कदम उठाया ना, जान ना पहचान। सुनैना गुस्से में उसे ऐसा कुछ भी करने से मना कर रही थी। ओ बाबा, मैं कहाँ भागी जा रही हूँ? उससे बात करने को मैंने सोचा, हो सकता है कभी। जोई ने हंसते हुए बात शुरू की। नहीं, बिल्कुल नहीं हो सकता। सुनैना ने सख्त अल्फाज से फौरन उसकी बात काटी। चलो, अब्बा आने वाले हैं, अंदर चलते हैं। उंगली की खड़ी करते हुए हुक्म दिया। आंखें निकाली और आगे चल दी। और यूं ही अक्सर छोटी से बड़ी बहन बन जाया करती थी वो। जोई ने कप को देखा, चाय ठंडी हो चुकी थी। एक निगाह उस खाली बेंच पर डाली जहां वो कुछ देर पहले बैठा था। गहरी सांस ली और सुनैना के पीछे चल दी। यहाँ सारी लड़कियां मुस्लिम मुल्कों से स्मगल या अगवा होकर यहाँ पहुंची हैं। सपाट से लहजे में आवाज उभरी। जोई ने निगाह ऊपर उठाई और सामने बैठी तमन्ना की आंखों में देखा। बेतासुर मुर्दा सी पुतलियां, जीने की आस छोड़े हुए बार बार मरकर जिंदा हुई पुतलियां। वो हर बार की तरह उसकी भी आगे बढ़ रही थी। तमन्ना पलंग पर टांगे लटकाए उसके पास बैठी थी। यहाँ आए उसे 20 मिनट और 10 सेकंड हो चुके थे, जिसमें वो तमन्ना को मुख्तसर अपने बारे में बता चुकी थी कि उसकी किस्मत उसे यहाँ तक कैसे लाई। सामने बेड वाली दोनों लड़कियां अब अपने अपने पलंग पर चुपचाप लेट चुकी थीं। उन दोनों ने उससे नाम पूछने के अलावा और कोई बात नहीं की थी। अचानक एक सायरन जैसी आवाज़ उभरी और पूरी गैलरी में जैसे हलचल मच गई। बेहंगम सा शोर था। लड़कियां भाग भाग कर सुलाखों के पास आ रही थीं। ये क्या हुआ? जोई ने हैरत से तमन्ना की तरफ देखते हुए पूछा। पहले वक्त का खाना आया है, तमन्ना ने आहिस्ते से जवाब दिया और उठकर खड़ी हुई। बाकी दोनों लड़कियां भी अपने अपने पलंग से नीचे उतरी थी। एक वो थी जो बस सीख रही थी भूख क्या होती है। आज फिर से दाल? अम्मा, आज तो अब्बा की तनख्वाह आई थी, आज तो कुछ ढंग का होता। निगाहों के सामने खुद को मुंह फुलाए देखा और फिर कांपते हाथों से डब्बे उठाती लड़कियों को देखा। हलक में आंसू का गोला अटक गया। सुलाखों के पास बाहर की तरफ एक चाइनीज लड़का खाने के पैकेट रख रहा था। सारी लड़कियां भाग भाग कर सुलाखों के पास जाकर अपना अपना पैकेट उठा रही थीं। उनके दरवाजे के सामने भी उस लड़के ने 4 पैकेट रखे। तमन्ना भी आगे बढ़कर 2 पैकेट उठाए और वापस आई। एक पैकेट हैरानगी से आंखें फैलाई बैठी जोई की तरफ बढ़ाया। जोई ने उसके हाथ में पकड़े पैकेट की तरफ देखा और फिर चेहरा ऊपर उठाया। ये जगह कौन सी है? वो क्या करते हैं ये लोग यहाँ लड़कियों के साथ? उसके हाथ में पकड़े पैकेट से बेनियाजी बरतते हुए खौफ से पूछा। भूख तो मर चुकी थी, बस अब ये जानना जरूरी था कि लीताओ उसे यहाँ क्यों छोड़ गया है और कब लेने आएगा, और यहाँ इससे लड़कियाँ क्यों बंद हैं। हेल, दोसख, या फिर जहन्नुम भी कह सकती हो, तमन्ना ने दरशत लहजे में जवाब दिया। आगे बढ़ी और पलंग पर उसके साथ बैठ गई। सामने वाली दोनों लड़कियां उजलत में अपने अपने पैकेट को खोलकर नूडल्स खाने लगी थी। हेल, किसी कुएं से आती आवाज़ के मुतरादिफ आवाज़ सी। खौफ से फटी आंखों से सामने बैठी तमन्ना की तरफ देखा।
वो पैकेट खोल रही थी। पूरे कमरे में अब नूडल्स की महक उभर गई थी। हाँ, ये दोज़ख है। यहाँ का हर पल, हर लम्हा अज़ियतनाक है। बस फ़र्क सिर्फ़ इतना है, यहाँ खाने को 2 वक़्त खाना मिल जाता है। वो एक पैकेट खोलकर उसके अंदर चम्मच रखते हुए जोई की तरफ बढ़ा रही थी। क्या करते हैं ये लोग? घुटी सी आवाज़ में सवाल पूछा। जिस्म फरोशी करवाते हैं और ये? तमन्ना ने अपने पेट से शर्ट को ऊपर उठाया। उसके पेट पर टांकों के और जख्म के निशान थे। शायद उसका एक गुर्दा निकाल लिया गया था। जोई के हाथ काम गए और घबराहट के बायस डब्बा हाथ से नीचे गिरा। वो खौफ से दहल गई। तमन्ना स्पार्ट चेहरे के साथ पलंग पर गिरे नूडल्स फिर से डब्बे में डाल रही थी, ऐसे जैसे वो पहले से जानती थी कि उसके हाथ से नूडल्स गिर जाएंगे। घबराओ नहीं, सबके नहीं निकालते और एक साथ सब कुछ नहीं निकालते। ऑर्डर पर जिसका मैच हो उसका। तमन्ना ने नूडल्स फिर से उसकी तरफ बढ़ाए। दोज़ख, अब 30 सज़ा की जगह। हाँ, मेरा गुनाह बहुत बड़ा था और मुझे ऐसी ही सज़ा मिलनी थी। खुदावंद से यहाँ भी और वहाँ भी। उसकी रूह कांप गई थी। डुबडुबाई आंखों से सामने तमन्ना की तरफ देखा। वो धुंधली हो चुकी थी। तुमने भी क्या कोई गुनाह किया था? रूंधी भारी आवाज़ में सवाल किया। तमन्ना के नूडल्स मुंह में डालते हाथ रुक गए। निगाहें जोई की तरफ उठी। वो जोई की तरफ यूं देख रही थी जैसे उसके चेहरे पर रकम गुनाह तलाश कर रही हो। अगर ये दोज़ख है तो ये किसी सज़ा के तौर पर है, किसी गुनाह की सज़ा, जैसे मैंने गुनाह किया। बहुत बड़ा गुनाह। तुमने भी? तमन्ना की साकिन आंखें देखकर बात अधूरी छोड़ दी। हाँ, किया है। पैदा होने का गुनाह। बाप को बेटा चाहिए था और तीसरी दफा भी हम दुनिया में आदम के, और हमारे बाद जो 2 बहनें आई उनके कसूरवार भी हम ठहरे। तल्ख सी मुस्कुराहट उसके खूबसूरत लबों पर उभरी। 16 के हुए थे। यब्बा ने एक बूढ़े नवाब से पैसों के ओस निकाह करवा दिया। वो खोसी गई। उसकी भूरे रंग की बड़ी सी मुर्दा आंखों में मासी की याद से हल्की चमक उभरी। नूडल्स का डब्बा हाथ में कांप रहा था। शायद उन लम्हों का दर्द फिर से उसके रगों पे में उतर आया था। नवाब साहब का साल बाद इंतकाल हो गया। मरहूम के बेटों ने इद्दत के दिनों में अपना अपना हिस्सा डाला और हमें धक्का मारकर घर से निकाल दिया। वो सर नीचे झुका चुकी थी। लहजा अब जुकाम सदा लग रहा था। घर वापस आए तो खुद पर दरवाजे बंद देखे। माँ ने अब्बा से चोरी पैसे थमाए और कहा लखनऊ अपनी खाला की तरफ चले जाइए, वो कोई काम दिलवा देगी। घर आओगी तो बाप मार देगा। तुम्हारे पीछे अभी 3 पड़ी हैं। उसकी आंख से आंसू लुढ़क कर डब्बे में मौजूद नूडल्स पर आ गिरा। क्या करते? अकेले ही लखनऊ की ट्रेन पकड़ी और हाला की तरफ चल दिए। मगर हाला के घर ना पहुंच सके। वही ट्रेन से ही चंद मशकूक लोगों की नज़र में आ गए कि अकेली है, भी आसरा है। उस ट्रेन के बाथरूम में वो ज़बरदस्ती घुसे और बाजू पर कुछ चुभो दिया। फिर जब भी आंख खुलती कोई नोच रहा होता, ज़्यादा होश में आते तो इंजेक्शन लगा दिया जाता। जब मुकम्मल होश आया तो खुद को यहाँ पाया। वो अपनी कहानी सुना रही थी और जोई के रोंगटे खड़े हो रहे थे। यहाँ आकर असल असलियत का सफ़र शुरू हुआ। रूह तक को नोच खाया हराम के पल्लू ने, और फिर एक दिन गुर्दा निकाल लिया। हैरान तो इस बात पर है कि जिंदा क्यों है हम, मर क्यों नहीं गए। जुकाम सदा भारी आवाज़ के साथ अब आंसू मतवाता लड़क रहे थे। अब तो बस रोज़ दुआ करते हैं जल्दी मर जाए। तुम भी दुआ करो कि तुम जल्दी मर जाओ, क्योंकि यहाँ जो मर जाती है वही आज़ादी पाती है। और जब वो मर जाती है तो बाकी सब लड़कियां दरवाजे की सुलाखें बजा बजा कर जश्न मनाती हैं। तमन्ना ने फीकी से मुस्कुराहट सजा कर कहा। वो तमसाते यकतक उसे देख रही थी। तमन्ना बांसु साफ करती नूडल्स जहर मार कर रही थी। फिर उसको भी खाने का इशारा किया। खा लो, वरना यहाँ के चूहे भी बहुत भूखे हैं। तमन्ना ने फीकी सी मुस्कुराहट सजाई। जोई ने चौंक कर इर्द गिर्द देखा और फिर नूडल्स उठा लिए। चीन के शहर शंघाई में ये चमकती सुबह पूरी दिलकशी के साथ उस दौड़ती भागती दुनिया में दिन की शुरुआत कर चुकी थी। लेचिसियों के आसमान से बातें करती इमारतों में चहल पहल, और उन बुलंद और बाग इमारतों के सामने बैठे कुशीदा हिंगफोर्ड दरिया में कश्तियों में मुसाफिरों की आमदोरफ्त का सिलसिला शुरू हो चुका था। आरवी प्रोडक्शन की टीम अपनी शूटिंग के तीसरे दिन सेट पर पहुंच चुकी थी। दुरान मलिक स्याह 3 पीस सूट में मलबूस, स्याह ग्लासेस आंखों पर सजाए, अपनी तमाम तरोवकार के साथ जलवा के ना था। उन लोगों का आज का फिल्माया जाने वाला मंजर यहीं लेजिस व्यू की इमारतों के सामने डिपेंट में दरिया के किनारे पर था। मंजर में मंजर में दौरान के साथ कार्ला के मनासिर भी शामिल थे, जिनमें उसे कार्ला को कमर से थाम कर घुमाना और अपने करीब करना था। दौरान, जिसके लिए फाइटिंग और दूसरे कई
मुश्किल से मुश्किल मंजर करना बाएं हाथ का खेल था, मगर रोमानी मनासिर में आकर उसकी अदम दिलचस्पी सबको वाज़ह महसूस होती थी। इसमें कोई शक नहीं था कि वो अदाकारी के बाकी तमाम किरदारों में बेहतरीन जौहर दिखाकर अपना लोहा मनवा चुका था, लेकिन रोमानी मनासिर या तो फिल्म से बिल्कुल ही तल्फ करवा देता था, जैसा कि इस दफ़ा हुआ था, या फिर उनको अदम दिलचस्पी से फिल्म आता था। यही वजह थी कि वो हीरोइन के साथ केमिस्ट्री की लिस्ट में 0 नंबर पर था। अब भी वो सुर्ख रंग की मैक्सी में बलपोस कसरत हसीन अदाकारा कार्ला को कमर से थाम कर 2 दफ़ा घुमाते हुए अपने करीब कर चुका था, मगर हदायतकार ब्रूस को ये मंजर पसंद नहीं आ रहा था। कट, कट, शॉर्ट ब्रेक लें, उसके बाद दोबारा टेक लेंगे सर। ब्रूस ने तीसरी दफ़ा टेक लेने का हुक्म जारी किया और दुरान की तरफ अंगूठे का इशारा किया। दुरान ने गुस्से से ब्रूस की पुश्त को घूरा, जो दूसरी दफ़ा फिर मंजर को कट करवा चुका था। उससे जितनी कोफ्त हो रही थी, ब्रूस उतना ही सीन लंबा खींच रहा था। ब्रूस इस फिल्म का हिदायतकार था और हार्वी प्रोडक्शन का बहुत अरसे से हिस्सा था। ब्रूस को दुरान पर पहले से ही बहुत तम्स था कि उसने फिल्म में उसके शामिल किए गए रोमानी मनासिर तर्फ करवा दिए थे। अब इस मंजर की वो ज़्यादा से ज़्यादा टेक लेकर उसे स्विच भी कर रहा था। ब्रूस के मना करते ही कैमरे घूम गए थे। मेकअप करने वाले और पानी पिलाने वाले भागते हुए कार्ला और दुरान की तरफ आ रहे थे। बाकी सारा अमला भी अपनी जिम्मेदारी से हटते हुए एक दूसरे के साथ बातों में मगन था। दुरान ने आंखों को चुंदी किए पेशानी पल पल उभारे घूरकर ब्रूस को देखा, जब कुछ दूर छतरी के नीचे बैठे हार्वी की जानिब देख रहा था। उसके सामने खड़ा लड़का उसे गुस्से से बेनियाज मेकअप दुरुस्त कर रहा था। दुरान ने एक हाथ खड़ा करते हुए लड़के को रोका और लंबे लंबे ढाक बढ़ता कुछ दूरी पर बैठे हार्वी और ब्रूस की तरफ बढ़ा। ब्रूस अब हार्वी के साथ वाली कुर्सी पर परचुमा होकर मशरूब का ग्लास उठा रहा था। जब वो सर पर पहुंचकर खड़ा हो चुका था, ब्रूस ने ग्लास को मुंह से लगाए निगाहें उठाई। दुरान सुर्ख चेहरा लिए खड़ा था। ये मेरा लास्ट टेक होगा, इसके बाद मैं एक भी और टेक नहीं लूँगा। दुरान ने उंगली खड़ी करते हुए अपना अटल फैसला सुनाया। ब्रूस एकदम चौंक गया। वो समझ गया था कि वो जानबूझकर ज़्यादा देख ले रहा है। दुरान दो टोक अंदाज से फैसला सुनाकर वहाँ रुका नहीं था। जिस तेजी से आया था, उसी तेजी से वापस पलट गया। बहुत बहुत बददिमाग है ये। जितना महंगा एक्टर है, उतना ही उलट दिमाग का मालिक है। क्यों कास्ट किया था इसे इतने महंगे प्रोजेक्ट में? ब्रूस ने नाक चढ़ाते हुए उसकी पूंछ को घूरते हुए सवाल किया। वो अपनी इस बददिमागी को अपनी पहचान कहता है। दो रंग फाड़ देने वाला, चीर कर रख देने वाला। हार्वी ने उसे दुरंग के नाम का मतलब बताते हुए कहका लगाया। वो ब्रूस की दुरान से नफरत से लुफ्तंदोज हो रहा था। ब्रूस से गुस्से में सर हवा में मारा। हार्वी अब हंसी को दबाकर संजीदगी से उसकी तरफ देख रहा था। गुस्सा मत करो, ये ऐसा ही है। ये तो किसिंग सीन बहुत मुश्किल से करता है, और वो भी ज़्यादातर ओरिजिनली नहीं करता, टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करवाता है। ये मेरे लिए एक चैलेंज है। स्टेफन ने कहा था ये तुम्हारी फिल्म में काम नहीं करेगा। हार्वी ने ब्रूस को दुरान के मुतालिक मसीह रखा किया। जानता हूँ सब मैं, ड्रामे हैं इसके ये सब। जो ज़्यादा तासुर देते हैं वो ज़्यादा कमज़ोर होते हैं। ब्रूस ने थोड़ी को खुरचते हुए दुरुस्त लहजे में जवाब दिया। नहीं, ड्रामे नहीं करता, शुरू से ही ऐसा है। नितिन ने मुतारिफ करवाया था इसे। पहले 1 साल मामूली स्टंटमैन के तौर पर काम करता रहा है इंडस्ट्री में। मतवासन लहजे में कहते हुए हार्वी ने मेज़ पर रखकर लैपटॉप अपनी तरफ घुमाया। अगर ये बात साबित कर दूं कि ये सिर्फ दुरांग के ड्रामे हैं, तो क्या दोगे मुझे? ब्रूस ने मन में उचकाए कमीनगी से पूछा। हार्वी ने लैपटॉप पर झुकी निगाह उठाकर फिर ससाया मुस्काया। ओ बस कर भाई, उससे वो सीन तक तो करवा नहीं सके। मैं या तू अब ये कहाँ से साबित करेंगे? हार्वी ने तमस्सराना कहा। तुम्हें वीडियो चाहिए या बस पिक्स, ये बताओ। ब्रूस ने नाक फैलाए वसक से पूछा, ऐसे जैसे अब ये उसकी इज्जत का मामला बन चुका हो। हार्वी ने चंद सेकंड हैरानगी से ब्रूस के चेहरे पर मौजूद सख्ती को देखा। वीडियो, क्योंकि अगर इसकी ऐसी वीडियो मीडिया पर आ गई तो समझो इसका ये जो सो कॉल्ड एटीट्यूड है पाश पाश हो जाएगा। हार्वी ने हबासत से आंख का कोना दबाया। हम्म, तो बस फिर देखते जाओ। लगता है कुछ मिक्स करना पड़ेगा। प्रोस्टिट्यूट। ब्रूस ने पुरसोच निगाहों से सामने दुरान पर मरकूज करते हुए बात अधूरी छोड़ी। हार्वी एकदम से चौंक कर सीधा हुआ और पहले उसकी निगाहों के ताकों में देखा। दुरान अपने केबिन के करीब खड़ा सिगरेट सुलगाए अनिल से बातों में मसरूफ था। हार्वी ने निगाहें ब्रूस की तरफ घुमाई। नो नो, उस सबको इस मामले से अलग रखो। वो सब इलीगल है। किसी को वो भनक भी पड़ी ना तो। हार्वी ने दांत पीसते हुए आवाज को धीमा रखा। कुछ नहीं होगा।
बस एक लड़की ही तो चाहिए और कुछ कैमरे। ब्रूस इससे मुस्कुराया। फिर से सोचने का मशवरा दूंगा। आरवी ने लब भींची गहरी सांस सी। नहीं मेरी जान, घबराने की ज़रूरत नहीं है। वो भी फिल्म होती है, ये भी फिल्म होगी। फ़र्क सिर्फ इतना होगा कि इसमें हीरो को पता नहीं होगा कि ये फिल्म है। ब्रूस से फिर से आंखें दबाते हुए हूंक बने आरवी को पूरी बात समझाई। ना ना, मुझे ये बात ठीक नहीं लग रही। कोई और तरीका सोचो। आरवी ने नफ़ी में सर हिलाते हुए अपना डर जाहिर किया। कुछ भी नहीं होगा। सब बस मुझ पर छोड़ दो बस। ब्रूस ने तो जैसे सब सोच लिया था। इत्मीनान से परेशान चेहरा लिए बैठे आरवी को देखकर मुस्कुराया। तुम रिलैक्स हो जाओ। सब मुझ पर छोड़ दो। बस एक अदद पार्टी का एहतमाम हो जाए। ओके, मैं ज़रा इसका आखिरी टेक लेकर आया। ब्रूस ने हंसते हुए उसके कंधे पर हाथ का दबाव डाला, जो अब भी हवास फाख्ता बैठा था। ब्रूस अपनी जगह से उठा और कदम कैमरों की तरफ बढ़ा दिए, जहां दुरान अपना टेक देने के लिए तैयार खड़ा था।